हेलो स्टूडेंट्स, ये हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये तीनों जो वर्ड हैं, वर्क, एनर्जी और पावर, इनको हम अच्छे से समझते हैं। तो शुरुआत इस कंसेप्ट वर्क से करेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम लोग नाइन्थ क्लास में थे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल देते थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। तो जब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसे लेना है ये हमने अभी तक वेक्टर्स वाले चैप्टर में नहीं सीखा। बहुत से लोग जो लोग वेक्टर्स को अलग से पढ़ते हैं वो वेक्टर के साथ ही उनके प्रोडक्ट भी सीख लेते हैं, पर जिस तरीके से मैं ये क्लासेस चला रहा हूँ, जब मैंने मोशन इन प्लेन में वेक्टर्स का कंसेप्ट दिया था तो वेक्टर्स और उनके एडिशन के बारे में ही, सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया था। यहाँ पर हम लोग वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। तो जो रियल प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि जब हम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग कंसेप्ट ये लगाते थे कि सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, मैंने उसके ऊपर एफ फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसका डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होते थे वो एक ही डायरेक्शन में होते थे। लेकिन अगर सपोज करो मेरे पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर मैंने एफ फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट डी इधर हुआ, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल ना होकर के किसी एंगल थीटा पे हो, तो वर्क कैसे निकाला जाए ये निकालना एक प्रॉब्लम है जिसके लिए हम लोगों को वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना सीखना पड़ेगा। तो वेक्टर के दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, इनको मैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कहता हूं। तो सपोज करो मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं कि इनका रिजल्ट एक स्केलर आ जाए। स्केलर मतलब जो वेक्टर नहीं, जिसके खाली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, तो ऐसा प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। वर्क एक स्केलर है, इसलिए यहां पर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का यूज करेंगे। एक दूसरी तरह का प्रोडक्ट होता है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास एक वेक्टर आ जाए, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। इस लेसन में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, दिस इज बियॉन्ड दिस लेसन। ठीक है, अगला लेसन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल में, पर यहां पर हम लोग खाली स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करके एक स्केलर देते हैं। तो यहां पर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब मेरे पास कोई दो वेक्टर हों और उनको मल्टीप्लाई करके मुझे स्केलर मिल रहा हो तो मैं उन दोनों वेक्टर के बीच में डॉट का साइन लगाता हूं, इसलिए ये स्केलर प्रोडक्ट को कई बार हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जबकि अगर मेरे पास दो वेक्टर हो और मुझे उनका रिजल्ट एक वेक्टर चाहिए हो तो मैं वहां पर बीच में क्रॉस का साइन लगाता हूं, इसलिए इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग कई बार क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट के ही दो वेक्टर्स का कैसे निकालते हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो मैं ए डॉट बी को डिफाइन करता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि मुझे इस वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे कि मैं नॉर्मली दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, और उसके बाद कॉस थीटा से और मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां से अगर आप देखो तो अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट ए और बी वेक्टर का ऐसा है कि ए और बी दोनों अपने आप में पैरेलल हैं, जैसा कि हम लोग क्लास 9 तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के केस में देख रहे थे, तो ए डॉट बी का मतलब सिंपली ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सिंपली ए बी हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। किसी दूसरी केस में अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं तो वहां पर ए डॉट बी की वैल्यू 0 हो जाती है, बिकॉज वहां पर कॉस थीटा की वैल्यू
cos 90 हो जाएगा तो वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट का कंसेप्ट है। अब हम लोग इस स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो पहली बात तो क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। इसका मतलब जो वैल्यू a डॉट b की है वही वैल्यू b डॉट a की है, और इन दोनों की वैल्यू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा है। दूसरी बात, स्केलर प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, यानी किसी वेक्टर a के साथ मैं b प्लस c को मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू a डॉट b प्लस a डॉट c हो जाएगी। और तीसरा कंसेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं कोई स्केलर लेमडा के साथ a डॉट b की वैल्यू निकालूं तो सिंपली लेमडा इंटू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि लेमडा जो है वो सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 रूल हो गए। तो जिस तरीके से मैंने स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया उसमें क्या होगा कि सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है 4 यूनिट्स का, दूसरा वेक्टर है 5 यूनिट का, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो तुम क्या दोगे कि सपोज करो ये a है, ये b है, तो कह सकते हो कि a डॉट b इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू कॉस 60। तो इसकी वैल्यू 20 इंटू हाफ 10 यूनिट्स हो जाएगी। ऐसे तुम निकाल सकते हो। लेकिन मेरे पास वेक्टर्स इस तरीके से 4 और 5 और उनके बीच में एंगल 60 हो ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। कई बार मुझे क्या मिलेगा, जो वेक्टर a होगा वो कुछ 2i प्लस 3j माइनस 5k टाइप का होगा, यानी कि मेरा वेक्टर a जो हो वो axi प्लस ayj प्लस az k के फॉर्म का हो, और ऐसे ही वेक्टर b भी कंपोनेंट फॉर्म में bxi प्लस byj प्लस bz k के फॉर्म का हो। तो मुझे जो a डॉट b निकालना होगा उसमें मैं क्या करूंगा, इन तीनों टर्म को यानी कि axi प्लस ayj प्लस az k को bxi प्लस byj प्लस bz k के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दूंगा। अब चूंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है इसलिए सबसे पहला टर्म हो जाएगा axi का इन तीनों के साथ प्रोडक्ट, फिर ayj का इन तीनों के साथ प्रोडक्ट, और फिर azk का इन तीनों के साथ प्रोडक्ट। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो ये है कि i डॉट i की वैल्यू, i डॉट i का मतलब है यूनिट वेक्टर i को मैं यूनिट वेक्टर i से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू कॉस 0। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब i डॉट i की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही j डॉट j की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, और ऐसे ही k डॉट k की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यानी कि मेरे पास कोई भी यूनिट वेक्टर हो और मैं उसका अपने आप के साथ प्रोडक्ट लूं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। और दूसरा कंसेप्ट क्या लगेगा, i डॉट j, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 90, बिकॉज i और j आपस में 90 डिग्री पे हैं, इसलिए इनका जो स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और ना सिर्फ i डॉट j 0 हो जाएगा बल्कि j डॉट k भी 0 होगा और i डॉट k भी 0 होगा। यानी कि दो यूनिट वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों कंसेप्ट को, यानी कि किसी भी यूनिट वेक्टर का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और किसी भी यूनिट वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये कंसेप्ट लगाऊं, तो जब मैं axi को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा तो axbx i डॉट i, ये टर्म तो 1 हो जाएगा। फिर जो axby वाला टर्म होगा वहां पर i डॉट j लग जाएगा तो इसकी वैल्यू इंटू 0 हो जाएगी,
और ऐसे ही ए एक्स बी जेड वाले टर्म में भी आई डॉट के लग जाएगा, तो आई और के आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली ये वाला टर्म भी जीरो हो गया, ये वाला भी टर्म जीरो हो गया। तो जब ए एक्स आई से इधर प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास खाली ए एक्स बी एक्स इंटू वन, तो वन तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे पास खाली ए एक्स बी एक्स बचा। ऐसे ही जब मैं ए वाई जे के साथ तीनों के साथ प्रोडक्ट लूंगा तो पहला वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, जे डॉट आई वाला। दूसरा वाला टर्म ए वाई बी वाई जे डॉट जे हो जाएगा, जिसकी वैल्यू वन होती है। और फिर तीसरा टर्म फिर से जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जे डॉट के है। ऐसे ही जब मैं ए जेड को लेकर के चलूंगा तो के डॉट आई वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, के डॉट जे वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, और लास्ट वाला टर्म ए जेड बी जेड के डॉट के हो जाएगा, जहां पर के डॉट के फिर से वन है। इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हो जाएगी। इस तरीके से मैं कंपोनेंट फॉर्म में अगर मेरे पास दो वेक्टर हों तो उनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। जैसे सपोज करो ए मेरा अगर 2i प्लस 3j माइनस 5 के हो, ये 5 है, और बी सपोज करो मेरा i प्लस 2j प्लस 3k हो, तो a डॉट बी की वैल्यू जो होगी वो ए एक्स बी एक्स यानी कि 2 इंटू 1 2, फिर ए वाई बी वाई यानी कि 3 इंटू 2 6, और ए जेड बी जेड यानी कि -15, तो ये -7 आ जाएगी। तो इस तरीके से एक्स वाले कंपोनेंट को एक्स वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई वाले को वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जेड को जेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो ए डॉट बी आ जाएगा। यहां से मैं एक और चीज निकालना चाहूंगा जिसको मैं कहता हूं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर। तो सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जैसे मेरी एक्स एक्सिस होती थी, वाई एक्सिस होती थी, और कोई वेक्टर ए होता था, तो इस ए से अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूं तो ये जो लेंथ आती थी इसको मैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस कहता था। ऐसे ही यहां पर मैं चाहता हूं किसी तरीके से मैं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए निकाल लूं। इसको मैं बी ए से डिनोट कर रहा हूं, आप किसी और नाम से डिनोट कर सकते हो। तो बी ए इज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये साइड बी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है और ये एंगल थीटा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर बी ए की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा अलोंग ए कैप, जहां ए कैप ए के अलोंग यूनिट वेक्टर है, इसको मैं वेक्टर ए बाई मॉड ए लिख सकता हूं। अब इस बी कॉस थीटा को अगर मैं चाहूं तो ए बी कॉस थीटा अपॉन ए लिख सकता हूं। यहां पर ए और बी का मतलब मेरा मॉड ए इंटू मॉड बी है। तो ये बेसिकली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए, ये मैग्नीट्यूड हो गया बी ए का, और अलोंग ए कैप ये कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए आ गया। ऐसे ही अगर मुझे ए का कंपोनेंट अलोंग बी निकालना होता तो ये चीज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग बी कैप हो जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली क्या करना है, मुझे कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए निकालना है। इसका मतलब मुझे बी कॉस थीटा चाहिए, जिसे मैंने ए बी कॉस थीटा बाई ए लिख लिया, और ऐसे ही कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना है तो मुझे ए कॉस थीटा चाहिए। ये जो टर्म हो गया ये
ए कॉस थीटा हो गया, जिसको मैंने ए बी कॉस थीटा अपॉन बी लिख लिया, और उनका डायरेक्शन तो जो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए होगा वो ए कैप के अलोंग, और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी जो होगा वो बी कैप के अलोंग होगा ही। अब इस चीज पे एक एग्जांपल करते हैं। पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस एफ दिस एंड डिस्प्लेसमेंट दिस। तो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने मुझे इस वेक्टर एफ और इस वेक्टर डी के बीच का एंगल पूछ लिया। तो मैंने एंगल के लिए पीछे जो स्केलर प्रोडक्ट का कंसेप्ट पढ़ा था, वहां से एफ डॉट डी की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू कॉस थीटा आ रही थी। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू वेक्टर एफ डॉट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी हो जाएगी। तो तीनों चीजों को अलग अलग निकालते हैं। वेक्टर एफ डॉट डी की वैल्यू हो जाएगी 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट 5i प्लस 4j प्लस 3k। तो मैंने क्या बताया था कि x वाले को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, y को y के साथ और z को z के साथ। तो 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 और माइनस 5 इंटू 3 जा माइनस 15 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर के 16 यूनिट्स आ गया। तो मेरा कॉस थीटा का न्यूमरेटर 16 हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकालूंगा तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो कि रूट ऑफ 50 हो गया। और यहाँ पर उन्होंने डी भी ऐसा दिया है कि वो भी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया। तो ये भी रूट 50 हो गया, इसलिए डिनोमिनेटर में 50 आ गया। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 8/25 आ गई, या मैं थीटा को कॉस इनवर्स 8/25 लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंगल निकाल लिया उनके बीच में। अगली चीज पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। तो प्रोजेक्शन ऑफ एफ, मान लो वेक्टर एफ है, ये वेक्टर डी है, तो प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी का मतलब हो गया एफ कॉस थीटा, जिसको मैं एफ टी कॉस थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी लिख सकता हूं। तो ये जो वेक्टर हो गया वो एफ डॉट डी यानी कि 16 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी यानी कि रूट 50 आ गया। अगला कंसेप्ट जो उन्होंने बताया वो है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली वर्क को एनर्जी से, और यहां पर मेरा एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करती है। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को बाद में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम इस टॉपिक के लेवल पे वन डायमेंशन मोशन यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए लगा रहा हूं। तो वन डायमेंशनल मोशन में और साथ ही साथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगा रहा हूं। ये दो बातें ध्यान रखना, अभी मेरा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है और मोशन भी वन डायमेंशन में है। तो वन डायमेंशनल मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू 2as हो गई। अब मैं दोनों तरफ हाफ m से मल्टीप्लाई करूं तो यहां क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2a इंटू एस। तो हाफ से 2 कट गया, ये जो ma था ये फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है तो आपको पता ही है, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वैल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क के इक्वल हो गई। तो वर्क डन बाय फोर्सेस, यहां जो ma होगा ये सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होगा। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
तो ये मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम आ गई। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। तो इस चीज को इस एग्जांपल में लगाते हैं। कह रहे हैं कि इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। तो मेरे पास एक ड्रॉप है, जो कि रेन की ड्रॉप, जो कि ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रही है। इस रेन ड्रॉप के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, दूसरा रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, जो कि अनडिटरमाइंड है। कह रहे हैं कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। वॉट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? वॉट इज वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स? तो यहां पर अगर मैं पहला पार्ट करूं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये तो बहुत सिंपल है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की वैल्यू हो गई mg इनटू s, चूंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, mg भी नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए यहां पर cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो m की वैल्यू यहां पर 1 ग्राम है, इसको मैं 10 टू द पावर ऑफ -3 किलोग्राम लिख लेता हूं। इंटू जी की वैल्यू 10 है, 9.8 भी ले सकते थे पर चलो 10 ले लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 किलोमीटर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर है, इसलिए इसको मैं 10 टू द पावर ऑफ 3 मीटर लिख लेता हूं। ये दोनों कट गए, इसलिए पहले पार्ट का आंसर हो गया 10 जूल, यानी कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस 10 जूल। जो सेकेंड पार्ट है ये नया है, मतलब ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मैं क्लास 9th में भी निकाल सकता था। पूछ रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। तो चूंकि मुझे फोर्स ही नहीं पता, तो मैं उसका वर्क डन कैसे निकालूं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूंकि यहां पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, इसलिए वर्क ऑफ ग्रेविटी प्लस वर्क रेजिस्टिव शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, बिकॉज रेस्ट से ही शुरू होगी। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ये तुम्हारा मास हो गया, इंटू जब ये नीचे पहुंची तो इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड थी, तो इसकी वैल्यू हो गई 50 इंटू 50। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 बाई 2 1250 हो जाएगा, और 10 टू द पावर ऑफ -3 लगा दूंगा तो ये 1.25 जूल हो जाएगा। अब यहां पर 10 प्लस वर्क बाई रेजिस्टिव फोर्स 1.25 जूल आ गया। इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम से बिना फोर्स की वैल्यू पता हुए मैं कह सकता हूं वर्क बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू -8.75 जूल आ गया। ये जो वर्क आया ये नेगेटिव आ गया, ये सही भी है, बिकॉज अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो मेरा cos थीटा cos 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि -1 हो जाएगा, इसलिए वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो अब अगर हम वर्क को डिफाइन करें तो बेसिकली अगर मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो तो वर्क की वैल्यू वेक्टर एफ डॉट डी हो गई, जिसको उन्होंने कहा वर्क डन बाय अ फोर्स डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो ये एफ कॉस थीटा इंटू डी होगी, जो कि एफ डी कॉस थीटा हो गया। यहां से निकल करके आया कि नो वर्क इज डन, तो वर्क अगर मैं एफ डी कॉस थीटा लिखूं तो वर्क की वैल्यू जीरो कब होगी? अगर फोर्स जीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और प्लस एक तीसरी कंडीशन आ गई कि अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, ये मिसप्रिंटिंग हो गया, इज 90 डिग्री, विच मीन्स जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, तो इन तीन केसेस में वर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब अगर मैं वर्क की यूनिट्स देखूं तो जूल तो यूनिट है ही है मेरी, जो कि बेसिकली 1 न्यूटन के फोर्स पे
1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करने पे आती है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर कहा जा सकता है। एक और वर्क यूनिट है अर्जेस, जो कि सीजीएस सिस्टम में वर्क यूनिट है। तो मतलब मैं अगर इस जूल को लिखूं तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं। ऐसे ही अर्जेस को देखूं तो ये 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो एक 10 टू द पावर ऑफ -3 का फैक्टर लग जाएगा किलोग्राम का, और 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10 टू द पावर ऑफ -7 जूल हो जाता है 1 अर्जेस। फिर कैलोरी, ये वैसे तो एनर्जी की यूनिट थी, क्योंकि जब हम लोगों ने मतलब जब मैनकाइंड ने, जब लोगों ने पहले पढ़ाई शुरू करी तो उन्होंने लगता था कि एनर्जी अलग चीज़ है और वर्क अलग चीज़ है, लेकिन हमने बाद में पता चला कि वर्क एनर्जी और इंटर कन्वर्टेबल। तो कैलोरी एनर्जी की यूनिट थी, वो वर्क की भी यूनिट हो गई। एंड 1 कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 पहले कहते थे, पर ज़्यादा एक्यूरेट जाए तो 4.18 जूल हो गया। एक और यूनिट है वर्क की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आई है, ये मुझे पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट से समझ में आएगी। तो जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते थे, तो इसकी वैल्यू वर्क पर यूनिट चार्ज होती थी, और यहां से वर्क की वैल्यू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस आ जाती थी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को तो मैं वोल्ट में नापता हूं। तो अगर मान लो मेरे पास किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराऊं जिसका चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कुलम्ब होता है, तो जो वर्क होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल होगी। ये बहुत ही छोटी यूनिट है, और टिपिकली हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एटम में या इधर उधर पढ़ते हैं तब उनकी एनर्जी के लिए इस यूनिट को यूज करते हैं। अब चलो क्या करते हैं, इस वर्क के कंसेप्ट को समझ लेने के बाद इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। तो कह रहे हैं, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द मोशन। तो अगर मैं अपने साइक्लिस्ट को बनाऊं, मतलब कुछ इस तरीके से, वॉट एवर ही इज, तो ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है अगेंस्ट अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। पूछ रहे हैं हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। तो वर्क की वैल्यू एफ डॉट डी हो जाएगी, जो कि 200 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री हो जाएगी। इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, जो कि बेसिकली -2000 जूल हो जाएगा। हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, इसका आंसर 0 हो जाएगा, बिकॉज अगर साइकिल पे 200 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो जो रोड है उस पे साइकिल 200 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रही है। ये तो कंसेप्ट आ गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। लेकिन जो रोड है इसका डिस्प्लेसमेंट डी जो है वो 0 है। ऐसा नहीं हुआ कि साइकिल के ब्रेक लगाने से जो रोड है वो मूव कर गई, इसलिए जो मेरा वर्क डन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, जो कि डी 0 है, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने वर्क का कंसेप्ट समझ लिया। जो वर्क सिंपली एफ इंटू डी हुआ करता था पहले छोटी क्लासेस में, अब वो यहाँ पर एफ इंटू डी ना हो करके एफ डॉट डी हो गया, जो कि बेसिकली एफ डी कॉस थीटा हो गया। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो, यानी कि थीटा 0 हो, तो पहले की तरह से ही वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, बट अदरवाइज ये कॉस थीटा का फैक्टर अलग से लग जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।